हेलो फ्रेंड, आपका न्यू राइजिंग स्टूडेंट पर वेलकम है। हम आज हिंदी में पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है हमारा वर्णमाला। कोशिश करेंगे कि वर्णमाला में आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे एक भी क्वेश्चन ना छूटे और कोशिश करेंगे कम से कम लाइनों में या कम से कम समय में ज़्यादा ज़्यादा आपको प्रोवाइड कराया जाए। स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला ध्वनि, जो हमारी जो ध्वनि होती है, ध्वनि क्या होती है? ध्वनि एक मौखिक होती है, जबकि वर्ण जो होता है लिखित होता है। वर्णों का जो वर्णमाला का एक सूक्ष्मतम रूप होता है वह होती है ध्वनि या वर्ण। तो ध्वनि जो होती है हमारा मौखिक रूप होती है, जबकि वर्ण हमारा लिखित रूप होती है। ये है हमारी ध्वनि, और ध्वनि को ही हम लोग कहते हैं वर्ण। तो हमारी जो डेफिनेशन पारंपरिक तरीके से बनती है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो हमारा क्वेश्चन यूपी प्लस प्लस हो गया और यूपी टेट हो गया, और जहाँ का भी एग्ज़ाम चलते रहते हैं उसमें क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो हमेशा आपको ऑप्शन लगाना है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और पूरी डेफिनेशन होती है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह व क्रमबद्ध वर्णमाला कहलाता है। तो हम लोग लिखेंगे वर्णों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, वीडियो के स्टार्ट में, जो ध्वनि होती है ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। तो वर्णों को ही या वर्ण को ही हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कहते हैं। और जो हमारी ध्वनि होती है एक मौखिक होती है, क्योंकि जो हम बोलते हैं ये बोलने में हमारा एक ध्वनि ही निकलती रहती है। और जब ध्वनि को एक रूप दे देते हैं कि जैसे अमेरिकन इंग्लिश भाषा में आ को ए पढ़ते हैं, ए से स्टार्ट कर ए कर पढ़ते हैं, और अपने हिंदी भाषा में आ को या ए को आ पढ़ते हैं। तो जो ध्वनि वर्णों का मौखिक रूप है, और जो हमारा वर्ण है, वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। तो प्रश्न उठता है, प्रश्न हमारा आता है, सीधा क्वेश्चन दिया जाता है, ध्वनि है ऑप्शन ए लिखित रूप, ऑप्शन बी मौखिक रूप। तो आपको सीधा ऑप्शन टिक करना है, ध्वनि जो हमारी मौखिक रूप है। और जो हमारा दूसरा प्रश्न उठता है, वर्ण है, तो वर्ण है तो इसका भी उत्तर क्या बता सकते हो? वर्ण हमारा मौखिक रूप है, मौखिक है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया है, ध्वनि और वर्ण के बारे में जान लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं स्वर और व्यंजन के बारे में।
आपने बताया था कि वर्णमाला की डेफिनेशन होती है, वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला क्यों कहते हैं? ये डेफिनेशन क्यों रखी गई? ये डेफिनेशन भाइयों या मित्रों इस वजह से रखी गई है क्योंकि जब हमारा व्यवस्थित समूह, पहले व्यवस्थित समूह वर्णमाला में पहले आएंगे स्वर, और स्वर के बाद ही हमेशा व्यंजन आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप स्वर से पहले व्यंजन रख दो और व्यंजन के बाद स्वर रखो। ये होता व्यवस्थित, कि पहले आपकी वर्णमाला में स्वर आएंगे, उसके बाद ही व्यंजन आएंगे। और क्रमबद्ध क्या बताया गया है? जैसे आ के बाद ही, जैसे स्वर लेते हैं तो स्वर में आ के बाद ही बड़ा आएगा और छोटी ई के बाद ही बड़ी ई आएगी। इसी प्रकार व्यंजन में का के बाद ही खा आएगा और खा के बाद ही गा आएगा। यही कहा गया है क्रमबद्ध। ये नहीं कि आप खा से पहले आप गा रख दो या और गा के बाद खा रख दो, ऐसा नहीं होगा। कि का जो है अपना एक निश्चित क्रम या एक अपने निश्चित स्थान पर ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्वर। आप इसका भाइयों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक साइड होते हैं। चलो ठीक है, आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे बताते हैं। स्वर स्वर हमारे स्वरों की संख्या 11 है। क्वेश्चन आता है कि स्वर, हमेशा क्वेश्चन उठता है कि स्वर कितने हैं। तो स्वर हमेशा प्रश्न चाहे ये उठे कि स्वर कुल स्वर है, या प्रश्न ये हमारा उठे स्वरों की संख्या है। इन दोनों का जो उत्तर होगा, हमेशा उत्तर होगा 11। कोई कोई व्यक्ति है, भाई है, जो कभी 13 लगा देते हैं। 13 भाई कभी भी नहीं होगा, हमेशा स्वर 11 ही होगा। जैसे आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, आपसे कह दिया जाए कि कुल सदस्य कितने हैं, तो आप कहोगे 4, और सदस्य कितने हैं 4, तो सदस्य तो 4 ही रहेंगे। ऐसा नहीं आपने सोच लिया कि सदस्य 4 हैं और आपसे पूछा कुल सदस्य, तो आप बता दो 4 नहीं 5 है। सो कैसे हो जाएंगे? जो सदस्य उतने हैं उतने ही रहेंगे। इसी प्रकार स्वर जितने हैं उतने ही रहेंगे, चाहे कुल कहा जाए, चाहे स्वरों की संख्या चाहे कहा जाए, या हमारे वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो हमेशा 11 ही रहेंगे। अब लिखते हैं स्वर कौन कौन से हैं। आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, ऊ, राशि होता है, ए होता है, ए और ओ, आओ। और ये दो हमारे लास्ट में होते हैं, अंग और अंग का। कितने हो गए हमारे? गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। परंतु हमारे स्वर तो भाई 11 ही होते हैं। ये स्वर, ये तो अयोग वहा हो गए। अयोग वहा होते हैं। अयोग वहा होते हैं। अयोग वहा में जो अंग होता है, जो हमारा जो अंग होता है, ये होता है अनुस्वार और ये होता है विसर्ग। अयोग वहा को हम स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी कहते हैं। स्वर व व्यंजन की बीच की कड़ी कहते हैं। बीच की कड़ी कहते हैं, क्योंकि स्वर अयोग वाक्य को स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी कहते हैं। इस वजह ना तो ये स्वर में रखे ना जाएंगे और ना ही व्यंजन में रखे जाएंगे। इस वजह से इन दो को अलग कर देते हैं और हमारी स्वर की संख्या बच जाती है 11।
इसलिए कभी भी कहा जाए कि कुल स्वर कितने हैं तो भी रखेंगे 11 और स्वरों की संख्या है तो भी रखेंगे 11, ना कि 13। 13 कभी भी नहीं रखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा, उत्तर नहीं, वो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग व्यंजन से इंट्रोड्यूस कराते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको व्यंजन से इंट्रोड्यूस कराते हैं। व्यंजन व्यंजन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये संस्कृत का वर्ड है और ये व्यंजन हिंदी का वर्ड है, हिंदी में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पर दोनों सही है। अब व्यंजन में सबसे पहले भाई क्या आता है? व्यंजन में सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन, पहले आता है स्पर्श व्यंजन। दूसरा आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा आता है हमारा मूस व्यंजन। और चौथा हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। कि स्पर्श व्यंजन सबसे पहले हमारा व्यंजन बनता है स्पर्श व्यंजन, फिर आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्मा व्यंजन, अथवा संयुक्त व्यंजन। इस वजह से व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन की संख्या हमारी होती है 25 + 2। कहीं कहीं जैसे हमारा क्वेश्चन कर दिया जाए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो हमेशा स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। और जब कभी 27 ऑप्शन दे दिया तो 27 लगाएंगे, अगर 27 ना हो तो हमेशा 25 रखेंगे। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है हमारी 4, और उस व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, और संयुक्त व्यंजन की संख्या हमारी 4 होती है। ठीक है, इस प्रकार हमारी संपूर्ण और हमारी जो अभी हम लोग स्वर पढ़ चुके हैं, स्वर और स्वर की संख्या हमारी कितनी होती है? 11। जैसे हमने आ रखा था, बड़ा आ रखा था, ई रखा था, बड़ी ई रखा था, ऊ रखा था और बड़ा ऊ रखा था, रारसी रखा था, ए रखा था, आई रखा था, ओ और रखा था, और अंग आ लिखा। ठीक है, अब इस प्रकार से हमारी पूरी वर्णमाला कंप्लीट हुई। अब वर्णमाला हम कंप्लीट कैसे करेंगे? अब ये वर्णमाला में हमारे कुल 52 वर्ण होते हैं। आप बताएंगे आपको 52 वर्ण भाई कैसे होते हैं? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अब आ जाए हमारे व्यंजन। व्यंजन में जो हमारे मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। ठीक है, मूल व्यंजन में क्या आता है? स्पर्श व्यंजन, प्लस आते हैं हमारे कौन से? अंतस्थ व्यंजन, आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो 25, 4 4 8 और स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हो जाएंगे? 25, अंतस्थ व्यंजन कितने हो? 4, और ऊष्म व्यंजन 4 हो जाएंगे। 25 और 4 4 8, 25 और 8 33 हो गए। अब हमारे जो 2 अयोग व बचते हैं, 2 अयोग व जोड़ दो, अयोग व हो गया। और 2 हमारे द्विगुण व्यंजन जोड़ दो, जिसमें हमने 2 अलग रखते हैं, इसमें द्विगुण व्यंजन, इनके 2 गुण होते, द्विगुण व्यंजन जोड़ दो। ठीक है, और 2 इसमें जोड़ दो हमारे कौन से बचे हैं? 44 द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन को हम लोग द्विस्पष्ट व्यंजन भी कहते हैं। कितने हो गए? 33, 33 11 44, 44 और 2 46, 46 2 48 और 4 हमारे कितने क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन बचे हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो अब ये जोड़ देंगे, कितने बचेंगे? 33 11 44, 44 और 2 46, 46 2 48, 48 4 52। इस वजह अब हमारे वर्णमाला ये बन गई वर्णमाला। तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52, जो हमारी 52 आ चुकी है। वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन,
अब और 2 अयोग्य, 2 दोगुण या 2 स्पष्ट, और इनको उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। तीसरा नाम इनका होता है उच्छिप्त। तीसरा नाम होता है उच्छिप्त व्यंजन। और 4 संयुक्त व्यंजन अभी हमारे 52 वर्ण हो गए। इस वजह से इस प्रकार हमारी वर्णमाला पूरी कंप्लीट होती है। अब दोस्तों आगे का जो हमारा मैटर बचता है, अब दोस्तों हमारा जो आगे का मैटर बचता है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।